हेलो फ्रेंड्स। पिछले अध्याय में हम लोगों ने चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है, इसमें हम लोगों ने भोजन के स्रोत को देखा था। आज हम चैप्टर 2 भोजन के घटक को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखते हैं कि कई प्रकार के भोजन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग भोजन प्रचलित है। क्या हमारे शरीर में जो आँख, कान, नाक, हड्डी, त्वचा सबके लिए क्या अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है? हम लोग यहाँ देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं उसमें से क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप या तो जंतु से प्राप्त होता है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था जो भोजन का स्रोत है वो या तो पादप होगा या तो जंतु होगा। बस दो ही स्रोत को हम लोगों ने देखा था। यहाँ हम देखते हैं हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक हैं वो ये सब हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस में उपस्थित होता है और किस में नहीं होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट या तो मंड होता है या शर्करा के रूप में होता है। अब हम यहाँ मंड की परीक्षण करेंगे। इसमें से कच्ची सामग्री लेंगे कुछ और यहाँ पे तनु आयोडीन का विलयन का 2-3 बूंद डालेंगे और हम यहाँ देखेंगे कि अगर रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देगा, जैसे अगर उसका रंग नीला या काला हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि पदार्थ में मंड उपस्थित है। अब हम यहाँ पे प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेना है हमें। अगर वो पदार्थ ठोस है तो उसका पहले हमें पेस्ट बना देना है या चूर्ण बनाना है, और चूर्ण बनाने के बाद उसे एक साफ परख नली में डाल देंगे। उसके बाद उसमें 10 बूंद पानी डाल देंगे। ये हो जाने के बाद उस परख नली को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसमें ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन को हम डालेंगे। उसके बाद उसे भी अच्छे से हम मिलाएंगे। इसे मिलाने के बाद उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो समझेंगे कि उस पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। यहाँ पे अब हम लोग वसा का परीक्षण करेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि कुछ थोड़े मात्रा में हमें खाद्य पदार्थ लेना है, उसको एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर रखना है और उसको अच्छे से कूट देना है। अब हमें इतना भी नहीं कूटना है कि वो कागज़ ही फट जाए। तो हमें कूटने के बाद उस पेपर को देखेंगे, उस कागज़ को देखेंगे कि अगर उस कागज़ में तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हो तो समझ लेंगे कि वो खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। किसी किसी खाद्य पदार्थ में पानी की उपस्थिति के कारण वो पेपर गीला हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उस पेपर को सूखने देंगे। सूखने के बाद देखेंगे कि अगर उसमें तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हो तो वो उसमें वसा है, और नहीं दिख रहा है तो वो वसा नहीं है। हम लोगों ने पोषकों में देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। जो कार्बोहाइड्रेट है, किसी भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वैसे ही वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट के तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है उसे ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि वसा के कुछ स्रोत, वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसके 2 स्रोत हैं, पहला पादप और दूसरा जंतु स्रोत। पादप स्रोत को देखें तो पादप स्रोत में मूंगफली, तिल, गिरी, ये सब क्या है, वसा के पादप स्रोत हैं। उसी प्रकार जंतु स्रोत में अंडे, मांस, मछली आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखते हैं तो इसका स्रोत है मक्का, आम, पपीता, आलू, गन्ना, गेहूं, चावल, बाजरा। ये सब कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो प्रोटीन के यहाँ पे हम लोग कुछ स्रोत देखते हैं। तो प्रोटीन के भी दो स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो जंतु स्रोत में हम देखते हैं अंडे, पनीर, मछली, मांस, दूध, ये सब जंतु स्रोत है। उसी प्रकार यहाँ पे पादप स्रोत देखते हैं, सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, मटर, ये सब क्या है, पादप स्रोत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ देखते हैं विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमें रतुंधी हो सकती है, हमारे अस्थियाँ जो हड्डी है वो कमज़ोर हो सकती है, हमारे त्वचा में भी कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन के कई प्रकार होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें विटामिन 1, 2, 3, 4 इस तरह के हैं, इसलिए इसे विटामिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो भी विटामिन हम लेते हैं उसकी अल्प आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। उसी प्रकार विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, इसलिए हमें संतरे, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो हमें खाने चाहिए। इसी प्रकार विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि विटामिन के कुछ कुछ स्रोत। तो विटामिन ए के जो कुछ स्रोत हैं वो पपीता, दूध, गाजर, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत हैं यकृत, चावल, ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं। और विटामिन सी के संतरे, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, ये सब विटामिन सी के स्रोत हैं। उसी प्रकार विटामिन डी के स्रोत मछली, अंडा, दूध, ये सब विटामिन डी के स्रोत हैं। और सूर्य का प्रकाश भी विटामिन डी का स्रोत है। लेकिन हमें ये नहीं करना है कि दोपहर के 1-2 बजे कड़े धूप में खड़ा हो जाना है। जो सुबह का धूप होता है वही हमारे लिए लाभदायक होता है। जिस प्रकार हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें खनिज लवणों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर की उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यहाँ खनिज लवणों के कुछ स्रोत को देखते हैं, जिसमें से यहाँ कैल्शियम के लिए दूध है, लौह के लिए पालक, सेब, यकृत, ये सब लौह के स्रोत हैं। उसी प्रकार फास्फोरस के स्रोत में दूध, केले, चावल, मिर्च, ये सब फास्फोरस में आ जाएंगे। और आयोडीन के लिए जैसे नमक, फिर पालक, अदरक, मछली, ये सब आयोडीन के स्रोत हैं। अब देखते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। हमें इन पोषकों के अलावा हमें आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। जो आहारी रेशे हैं उसे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। रुक्षांश हमारे शरीर में पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करके हमारे शरीर की सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय, ये सब हम जल के रूप में लेते हैं। इसके अलावा कई अन्य स्रोत है जो जल प्रदान करता है। अब हम यहाँ देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? तो पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई पोषक तत्व ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई कम होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश भी होना चाहिए और जल भी। तो इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं।
इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर कोई सब्जी या फल के छिलके को उतार कर अगर उसे धो दें तो उनमें से कुछ विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। सब्जियां और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन खनिज होते हैं। उसी प्रकार अगर चावल और दाल को अगर हम बार बार धोएं तो उसमें उपस्थित विटामिन भी नष्ट हो जाएगा और खनिज लवण भी। हमें स्वादिष्ट भोजन के लिए हमें खाना पकाना पड़ता है। खाना पकाने से भोजन भी स्वादिष्ट बनता है और पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। जैसे जो विटामिन सी है वो बहुत ही आसानी से गर्म होके नष्ट हो जाती है। तो हमें पकाने से स्वादिष्ट तो मिलती है लेकिन उसमें से हमें कई प्रकार की हानि भी होती है। इसीलिए हमें अपने भोजन में कच्ची सब्जी और फल को ऐड करना चाहिए जो खाने योग्य हो। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देती है। तो वसा युक्त भोजन, तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब वसा युक्त भोजन है। ये हमें अधिक नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं और हमारे शरीर में वसा का मात्रा अत्यधिक होने पर मोटापा का कारण भी बनती है। अब हम लोग देखते हैं अभावजन्य रोग कि अभावजन्य रोग क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। कोई व्यक्ति है जो खाना तो खा रहा है लेकिन उस खाने में कुछ एक ऐसे पोषक की कमी हो जाती है जो लंबे अवधि तक रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न करती हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। हमें अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले पा रहा है तो कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है तो ऐसे व्यक्ति दुबले पतले हो सकते हैं। इतने दुबले हो जाएंगे कि वे चलने में भी असमर्थ होगा। तो हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। इसी प्रकार हमें विटामिन्स, खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। ये सभी का रोकथाम करने के लिए हमें संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। अब हम लोग यहाँ सारणी 2.3 में देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। तो इसमें विटामिन ए में है क्षीणता, दृष्टिहीनता। तो इसके लक्षण क्या क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह का जो लक्षण है वो क्षीणता, दृष्टिहीनता रोग को दर्शाता है जो विटामिन ए के कमी से होता है। अब हम लोग विटामिन B1 में देखते हैं बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी में देखते हैं, विटामिन सी में है स्क्रवी। इसमें है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। उसके बाद है कैल्शियम, अस्थियों और दंतक्षय, कमजोर अस्थियां और दंतक्षय। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन से घेंघा रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों के मानसिक विकलांगता। इसीलिए आयोडीन की कमी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ सारांश को देखते हैं। इस चैप्टर में जो पढ़ा उसको हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है।
विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। जो विटामिन है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त रूक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। इसके बाद है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा उसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिखिए। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखना है। तो सबसे पहला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। तो हमारे शरीर को कौन ऊर्जा देती है, हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट और वसा। ख नंबर है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो कौन है, तो इसमें प्रोटीन और खनिज लवण हो जाएगा। ग नंबर है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अच्छी दृष्टि के लिए हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन ए। उसके बाद है घ नंबर है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, तो कैल्शियम के लिए। उसके बाद 3 नंबर पे है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में होती है। तो क नंबर है वसा। वसा के लिए प्रचुर मात्रा में कौन कौन सा हो जाएगा, गिरी और तिल। उसके बाद है मंड, मंड में शक्कर और आलू हो जाएगा। उसके बाद है आहारी रेशे में दाल और ताजे फल। उसके बाद प्रोटीन में हो जाएगा अंडे और मांस। अब 4 नंबर पे आते हैं, इसमें सही कथन और गलत कथन पे हमें टिक लगाना है। तो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, तो ये गलत है। सिर्फ चावल खा के हम सभी पोषण तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ख नंबर है संतुलित आहार खाकर आभाजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो सही संतुलित आहार खा के हम किसी को भी रोक सकते हैं, जो रोग होने वाले हैं वो सब रोक सकते हैं। उसके बाद है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य प्रकार होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हमें विभिन्न प्रकार के खाना खाना चाहिए। उसके बाद है शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो गलत है, सभी पोषक तत्व केवल मांस से नहीं मिल सकता है। 5 नंबर पे हम लोग अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ए नंबर पे है विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स। ख नंबर है की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन B1। उसके बाद है विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है, तो स्क्रवी। उसके बाद है घ नंबर हमारे भोजन में के अभाव से रतौंधी होता है। तो विटामिन ए से रतौंधी होता है। हम लोगों ने सारणी 2.3 पे ये सब देख चुका था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।